तो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए जो है ये पार्ट फर्स्ट इन पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यूनिट आपके थर्ड में अधिकार से क्या आप समझते हैं, अर्थात अधिकार के अर्थ और परिभाषा से संबंधित या अधिकार के प्रमुख लक्षण हमने जो है पहले वीडियो में ये सारी बातें हमने डिस्कशन कर दिया है और बहुत सारी जानकारी आपको बता दी। अब जो है कुछ बातें ऐसी भी रही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अधिकारों का वर्गीकरण से संबंधित, यानी अधिकारों का जो है अधिकार को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। वैसे मैंने ये भी कहा कि अधिकार अपने आप में सर्वव्यापी है। अधिकार एक लोक कल्याणकारी के रूप में भी होता है, अधिकार अपना आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी है और अधिकार कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। अधिकार व्यक्ति के वे दावे होते हैं जो व्यक्ति के कार्यों के लिए, व्यक्ति की उद्देश्यों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए या व्यक्तित्व के निर्माण के लिए या सर्वांगीण विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। अधिकारों के बिना व्यक्ति अपना आप में पंगु है और व्यक्ति हमेशा जो है अपनी डिमांड किससे करता है, समाज से करता है और समाज उस व्यक्ति को वही अधिकार देते हैं जो योग्य है, जो मान्य है या जो है वो जो है उस अधिकारों को सही तरह से पूर्ति कर सकता है। और जैसे समाज के द्वारा व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है तो फिर उसके बाद राज्य के द्वारा उसका संरक्षण मिलता है, क्योंकि व्यक्ति से समाज बना है, समाज से राज्य बना है। तो ये जो कड़ी है वो एक दूसरे के पूरक के रूप में काम है। तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं उस अधिकारों का जो है दायरा वो किस रूप में होता है कि वो अधिकार एक प्रकृति के रूप में होगा जो व्यक्ति को जो है देवीय अधिकार के रूप में उसको प्राप्त हुए हैं। ऐसे कौन से अधिकार जो समाज के द्वारा उसको दिए गए हैं या ऐसे कौन से अधिकार जो है राज्य के द्वारा दिए गए हैं। तो उन अधिकारों के बारे में हम जानकारी किस रूप में लेंगे कि अधिकार कितने भागों में विभाजित है, अधिकारों का वर्गीकरण किस तरह किया जाता है। तो मोटे तौर पर जो है मैंने इस बोर्ड के अंतर्गत अधिकारों की प्रकृति, अधिकारों का वर्गीकरण उनकी प्रकृति के आधार पर हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला अधिकार जो है एक नैतिक अधिकार के रूप में और दूसरा जो अधिकार है वैधानिक आधार पर। वैधानिक को हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपना आप में कानूनी अधिकार है। देखिए जो है अगर हम वर्गीकरण से पहले ये देखना है कि अधिकार जो है, जैसे हमारे देश के अंतर्गत उन अधिकार को जो हम क्या कहते हैं मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। हर देश में इन अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में उसकी व्याख्या की गई है और वो व्याख्या एक कानूनी तौर पर की गई। यहां जो है नैतिकता की बात आती है कि एक व्यक्ति को जो है इस प्रकार के अधिकार होते हैं अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग या समाज के द्वारा या जो है प्रकृति के द्वारा उस अधिकारों को जो है एक आदर्श के रूप में, एक कल्याणकारी के रूप में या एक कहीं ना कहीं अपने व्यवहारिक तौर पे जो है सामान्य वो हमेशा एक शुभ संकेत के रूप में उन अधिकारों की पूर्ति करे। एक नैतिकता होती है, उसमें एक आदर्श होता है जो अपनी बुनियादी बातों को उस फोकस करने की कोशिश करे और उसी नैतिकता के आधार पर जो है वो न्याय की बात करता है और अपने जीवन को जो है कहीं ना कहीं एक मूल्यों पर आधारित होकर उसका संरक्षण रहता है। तो ये ऐसी नैतिकता जो है, इस प्रकार के अधिकार जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति के बुनियादी बातों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल बातों को भी हम उसको जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो परंपरागत तौर पर उन अधिकारों जो व्यक्ति को दिए गए हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति उसी से भी जो है अपनी जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति करने की कोशिश करता है, अर्थात अपने व्यक्तित्व के अपनी व्यक्तित्व का निर्माण के रूप में या उद्देश्य के रूप में भी
नैतिक अधिकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। वैसे सामान्य मैंने जो है यहाँ पर उस बातें ऐसे नोटेड की गई कि मूल अधिकार से तात्पर्य है उन अधिकारों को कहेंगे जिनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं होता। व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं होता है, यानी जब तक जैसे हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं, 6 अधिकार है, चाहे समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, या जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, या शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, या शिक्षा संस्कृति का अधिकार हो, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो। यानी इस प्रकार के जैसे 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, कानूनी अधिकार के रूप में उसको मान्यता दी गई है। यानी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये एक अपना आपने क्या विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो मूल अधिकार के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते, यानी कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। ऐसे अधिकारों को क्या कहते हैं, मूल अधिकार। तो दूसरा जैसे मैंने यहाँ बात की, नागरिक अधिकार से तात्पर्य है व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध और आचरण को नियमित करने वाले अधिकार को ही नागरिक अधिकार कहते हैं। तीसरा जो है, यानी वर्गीकरण से पहले मैंने कुछ बातें नोट की है कि कई बार आते हैं मूल अधिकार से क्या तात्पर्य, या नागरिक अधिकार से क्या तात्पर्य, या जो राजनीतिक अधिकार से क्या तात्पर्य के बारे में बताए। 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाता है। तो राजनीतिक अधिकार जो राज्य की ओर से अपने नागरिकों को दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से देश के नागरिक शासन संबंधी कार्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं राज्य के द्वारा दिए गए अधिकार को, राज्य के द्वारा किसको दिया गया, नागरिकों को। यानी नागरिकता जिस ऐसे जो नागरिक का मतलब है जिसको नागरिकता प्राप्त हो उस राज्य से, और राज्य उसको जो है उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके उद्देश्यों के लिए, उनके कार्यों के लिए, या उसको इस प्रकार का शक्ति प्रदान कराता है जिससे वो व्यक्ति उस कार्य को आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पर जो है मोटे तौर पर मैंने जो है अधिकार को 2 भागों में बांट दिया है, नैतिक अधिकार के रूप में, दूसरा वैधानिक या कानूनी अधिकार के तौर पे। तो कानूनी अधिकार को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक नागरिक अधिकार, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नागरिक अधिकार से यह है, यानी जो पारस्परिक संबंध नियमित करने वाले अधिकार को ही नागरिक अधिकार कहा जाता है, यानी नागरिक अधिकार। और दूसरा है राजनीतिक अधिकार। नागरिक अधिकार को भी हम जो है बहुत सारे पॉइंटों में विभाजित करते हैं। नागरिक अधिकार वे अधिकार जो है जो आपसी परस्पर जो है कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है, ऐसे संबंधों को जो है बनाने की कोशिश करता है जो नियमित आचरण के रूप में, अनुशासन के तौर पर उस अधिकारों को कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने निर्माण के रूप में बात करता है। यानी अधिकार एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करता है। अधिकार अपना आप में विकास है, व्यक्ति के विकास के रूप में काम करता है। अधिकार अपना आप में गतिशील है। तो ये जो ऐसे अधिकार है नागरिक अधिकार, जो व्यक्ति के लिए अपना आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं उनके विकास के लिए। तो नागरिक अधिकार कौन से है, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, यानी समानता का मतलब आर्थिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक तौर पे भी हो सकता है, राजनीतिक तौर पे भी हो सकता है। फिर तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। मोटे तौर पर स्वतंत्रता के अधिकार को जो है उसको 4 पॉइंट में डिवाइडेशन किया गया है। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में, धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में, और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्ति जो है संगठन बना सकता है, अपना यूनियन बना सकता है, चाहे जाति के तौर पर हो सकता है, या जो है व्यापार के तौर पर हो सकता है, आर्थिक तौर पर भी मान सकते हैं, या राजनीतिक तौर पे भी जो है अपने संगठन का निर्माण कर सकता है। तो ये सारे अधिकार किसके रूप में मानेंगे, नागरिक अधिकार। अर्थात जीवन का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। फिर संपत्ति का अधिकार, व्यक्ति अपनी संपत्ति एसेट कर सकता है, यानी उसको जो है कोई भी उसकी इस प्रॉपर्टी को हड़प नहीं सकता, राज्य हड़प नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा मूल अधिकार की बात आई, मूल अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार पहले था, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, कानूनी अधिकार दिया गया है। अब जो सिर्फ 6 अधिकार है, यानी राज्य को जब भी जरूरत पड़ेगी तब जो है व्यक्ति की जो है संपत्ति पर जो वो नियंत्रण कर सकता है, या जो है टैक्स के रूप में भी उसकी वसूली कर सकता है। तो ये अधिकार किसके पास है, राज्य के पास है।
तो संपत्ति का अधिकार है, फिर न्याय प्राप्ति का अधिकार नागरिक अधिकार के रूप में माना गया है, फिर रोजगार से संबंधित यानी रोजगार प्रदान करना भी क्या है, नागरिकता का राइट बनता है। फिर आता है शिक्षा से संबंधित अधिकार, फिर है स्वास्थ्य और सुविधा से संबंधित अधिकार, फिर आता है भरण पोषण का अधिकार। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति नागरिक राज्य के नागरिक को अगर कोई किसी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, तो मूलभूत रोटी कपड़ा मकान, तो ये भी उसको प्रदान करने का अधिकार किसको है, राज्य को। यानी राज्य कुछ ऐसे कानून बनाया जाए, ऐसी सुविधाएं दी जाए, या कहीं ना कहीं जो उपेक्षित है, वंचित है, तो उनको कहीं ना कहीं उनके भरण पोषण के लिए व्यवस्था करने का काम किसको है, राज्य को है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर जो है राज्य के द्वारा जिसको कहीं ना कहीं उसको खाद्य सुरक्षा के रूप में उनको अनाज खरीद दिया जाता है, चिकित्सा फ्री है, शिक्षा फ्री है, या उनकी जो है पेंशन व्यवस्था के रूप में बात करता है, या और भी बहुत सारी जो है ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए उसको एक मददगार के रूप में काम आती है। फिर आता है ये सारे अधिकार किसके रूप में माने हम, नागरिक अधिकार के। फिर आता है राजनीतिक अधिकार कौन से, जैसा कि मैंने राजनीतिक अधिकार की बात बताई कि राज्य की ओर से अपने नागरिकों को दिए जाते हैं, यदि राजनीतिक अधिकार किसके द्वारा दिया जाता है, राज्य के द्वारा, और जिसके माध्यम से नागरिक शासन संबंधी कार्यों में प्रत्यक्ष अप्रोच रूप से भाग लेते हैं। यानी शासन या सरकार के रूप में भाग लेने के रूप में नागरिकों को अधिकार कौन देता है, राज्य देता है। यानी राज्य इस प्रकार की परिपाटी बनाता है, इस प्रकार की गाइडलाइन तैयार करता है, इस प्रकार का नियमावली तैयार करता है कि प्रत्येक नागरिक को जो है शासन के रूप में या जो है व्यवस्था के रूप में या सरकार के जनप्रतिनिधि के रूप में इस प्रकार का अधिकार है, जो अपने आप में जो योग्य है या योग्यता के रूप में प्रत्येक नागरिकों को इस प्रकार का अधिकार है कि वो व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है। तो मोटे तौर पर राजनीतिक अधिकार को हम निम्न भागों में विभाजित करते हैं। पहला है मत देने का अधिकार, यानी वोट देने का अधिकार किसको दिया गया है, नागरिकों को दिया गया है, चाहे जाति से तौर पर हो या वर्ण से संबंधित हो या कमजोर से संबंधित हो, यानी हर तरफ से कोई भी व्यक्ति को मत देने से वंचित नहीं कर सकता, चाहे कितना भी ताकतवर हो, कितना भी जो है कमजोर हो, प्रत्येक व्यक्ति को जो है वोट डालने का अधिकार है। और उसके लिए भी जो है इस प्रकार का जो है राज्य इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि इसका आकलन कैसे करें। तो इन्होंने जो है एक वयस्क मताधिकार के तौर पर जिसकी उम्र 18 वर्ष हो, 18 वर्ष का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, राज्य का नागरिक है, वह व्यक्ति जो है वोट डाल सकता है। तो इस प्रकार के अधिकार को क्या कहते हैं, राजनीतिक अधिकार। दूसरा जो राजनीतिक अधिकार में आता है निर्वाचित होने का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है, प्रत्याशी के तौर पर आवेदन कर सकता है और किसी पार्टी में शामिल हो सकता है या पार्टी का निर्माण भी कर सकता है, आवेदन कर सकता है। तो ये सारी बातें जो है चाहे कमजोर हो, चाहे उपेक्षित हो, चाहे जाति से संबंधित हो या कहीं भी किसी भी रूप में अगर मान लो व्यक्ति जो है चाहे उसके साथ जो है किसी प्रकार का जो है उन निर्वाचित होने के रूप में उसको उसको बाइकआउट नहीं कर सकते, यानी निर्वाचित होने का अधिकार प्रत्येक नागरिकों को दिया गया है। फिर है सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, यानी अपनी योग्यता और अपने जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है प्रत्येक राज्य के नागरिक को जो ये अधिकार है कि वो व्यक्ति सरकारी पद प्राप्त कर सकता है, उसको जो है उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि भाई जो व्यक्ति जो शक्तिशाली है, जो पहले से कार्य कर रहा है, उसी व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी मिले, नहीं। यानी जो व्यक्ति अपनी योग्यता के रूप में जो अपना आप एबिलिटी है और उसी आधार पर जो व्यक्ति सरकारी पद प्राप्त कर सकता है। फिर प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, यानी ये सारे अधिकार किसके रूप में हम देखते हैं, राजनीतिक अधिकार। तो ये मोटे तौर पर जो है मैंने अधिकारों का जो वर्गीकरण जो आपको अलग अलग रूप में बताया कि भाई अधिकार दो भागों में बांटते हैं, नैतिक अधिकार के रूप में, दूसरा वैधानिक अधिकार के रूप में। वैधानिक अधिकार को हम दो भागों में बांटते हैं, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। इसके अंदर भी जो है मैंने अलग अलग अधिकारों के बारे में बताया। तो ये कई बार आपके एग्जाम के अंदर आपको सुना जाता है कि अधिकारों का वर्गीकरण अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और बड़ा क्वेश्चन भी आता है, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट हम वीडियो के अंतर्गत बताएंगे कि अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, वो हम बाद में उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।